सर एक और चीज़ बनी है, जो नया इनकम टैक्स कानून है, इसमें टीडीएस की लिमिट भी कुछ बदले गए हैं। उसके बारे में सर बताएंगे जरा आसान भाषा में कि टीडीएस की लिमिट को कितना बढ़ाया गया, कैसे क्या किया गया है। एक तो देखिए क्या है कि एग्जिस्टिंग में ही प्रोविजन में अभी जो बिल जो आया है, अभी वित्त मंत्री जी ने 2025 का जो बजट पेश किया, जी एक तो रेंट के बारे में उन्होंने बड़ी राहत दी है। पहले जी 2,40,000 रुपए से सालाना रेंट ज्यादा देने पे आपको 10% टैक्स काटना पड़ता था जब आप जी पेमेंट करते। अब उसके बदले में उन्होंने पर मंथ के बेसिस पे कर दिया कि 50,000 पर मंथ से ज्यादा किसी को आप रेंट देते हैं तो आप उसको टीडीएस 10% काटना है। तो इसलिए 6 लाख हो गई है। लेकिन ये बात ध्यान में रखने वाली है कि 6 लाख रुपए मतलब एनुअल बेसिस पे डिसीजन नहीं होना, डिसीजन पर मंथ पे होना है। तो जी ये पॉसिबिलिटी है कि आपका किसी महीने में अगर 60,000 रुपए का रेंट है, अगर आपने प्रॉपर्टी कोई किराए पे लिया है मार्च के महीने में और जी 60,000 उसका किराया दे रहे हैं, तो आपको 10% इसका टीडीएस काटना पड़ेगा। ये जी पुरानी सीमी से 2,40,000 से कम होने के बावजूद भी आपका टैक्स, क्योंकि पर मंथली आपकी 50,000 से ज्यादा हो गया। जी इसी तरह से एक छूट मिलती है आज की डेट में, जो हम इंटरेस्ट मिलता है हमें बैंक से, पोस्ट जी ऑफिस से मिलता है, उसके ऊपर भी हमारी एक आज की डेट में टैक्स करता है। जी तो अभी जो एग्जिस्टिंग है वो सीनियर सिटीजन का 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट होता, तो उसके ऊपर आज की डेट में वो टैक्स नहीं करता, तो उसको बढ़ा के सरकार ने 1 लाख रुपए कर दिया है। इसी तरह से अदर देन सीनियर सिटीजन का जो 40,000 था उसको बढ़ा के 50,000 रुपए कर दिया है। लेकिन जो साधारणतः ब्याज है, यानी कि अदर देन बैंक और पोस्ट ऑफिस है, उसकी जो 5,000 रुपए थी थ्रेशोल्ड, उसको बढ़ा के 10,000 कर दिया। तो आप किसी व्यक्ति पे ब्याज पे पैसे देते हैं तो 10,000 से ज्यादा का मिलता है तो वो 10% का आपका टैक्स काटेगा। जी इसी तरह से डिविडेंड इनकम जो आपको मिलती है उसके ऊपर भी 5,000 से बढ़ा के उस थ्रेशोल्ड को 10,000 कर दिया है। जी प्रोफेशनल चार्जेस वगैरह टेक्निकल वाले हैं उसको बढ़ा के 30,000 से 50,000 तक का कर दिया गया है। तो ये एक काफी लिबरल करने की और काफी कोशिश की है, सरल प्रणाली करने की जी कोशिश की है टीडीएस के बारे में। कुछ और चेंजेस हैं लेकिन वो साधारण नागरिक के लिए शायद उतनी जी रेलिवेंट नहीं हो। ये जी 3-4 चीजें हैं जो साधारण नागरिक के लिए और साधारण टैक्स पेयर के लिए जी लागू होती हैं। जी सर, क्योंकि कई सारे टैक्स पेयर होते हैं, आम जनता, मतलब मैं सैलरी क्लास की बात कर रहा हूँ, वो भटकते हैं, किसी सीए के पास जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्रेडिट कार्ड से मैंने इतना ट्रांजैक्शन कर लिया है तो क्या क्या होगा, उस पर कितना टैक्स भरना पड़ेगा, या फिर आईटीआर में उसको कैसे दिखाऊं। तो मुझे लगता है कि ये सारा जो न्यू टैक्स रिजीम किया गया है, इसमें बहुत कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो इससे कई सारे लोगों को मदद मिलेगी। तो सर इसमें जो लूप होल्स है, मतलब सरकार का जो न्यू रिजीम में लाने का मकसद था, उसकी वजह क्या है सर? एज एन एक्सपर्ट आप बता पाएँ। देखिए, पहले तो मैं आपको पहली मनीषी पहली बात का जो आपने सवाल उठाया, जी क्रेडिट कार्ड से आप खर्चा करते हैं, इनकम नहीं आती है। जी तो क्रेडिट कार्ड से खर्चा करने से, यूपीआई से खर्चा करने से कोई चिंता की बात नहीं है। जी आपको अपनी इनकम देखनी है। आप सैलरीड क्लास है तो आपकी इनकम क्या आएगी? आपको एक सैलरी मिलती है, आपको बोनस मिलता है, जी या फिर आपको कोई बैंक में जो पैसे से इंटरेस्ट मिलता है, कोई आपने निवेश किया तो डिविडेंड इनकम आती है। जी तो या कोई आपके पास प्रॉपर्टी तो उसकी रेंट की आती इनकम वगैरह आती है। ये तो आपको एग्रीगेट करके आपको उस पर टैक्स कैलकुलेट करना है। जी इसके बावजूद, इसके अलावा जो और जो आपने कहा कि रिज्यूम से बेनिफिट क्या है, कि देखिए न्यू रिजीम में पहले क्या था कि शर्तें लगी हुई थी कि आपको अगर 1.5 लाख रुपए आप एलआईसी प्रीमियम देंगे, या पीपीएफ में जमा कराएंगे, या बच्चों की ट्यूशन फीस पे खर्चा करेंगे, या हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट और वापस करेंगे कुछ इंस्टॉलमेंट, तो आपको जी छूट मिलेगी। तो उसके आपको एविडेंस, खर्चा करना जरूरी होता था, फिर एविडेंस देना होते जी थे। इसी तरह से अगर आपने कोई मकान लिया है, उसको लोन लिया है, उसके इंटरेस्ट का खर्चा किया, तो वो होता था, मेडिक्लेम का होता था। अब सरकार ने कहा भाई हमें इसकी कोई वो नहीं, आवश्यकता नहीं है। हमने आपका लिमिट बढ़ा के 12 लाख रुपए कर दिया। आप उसमें स्वाभाविक रूप से कुछ भी करें, हमें ना आपको एविडेंस चाहिए ना कोई एविडेंस चाहिए, तो ना तो कोई मैनिपुलेशन का रास्ता बचा, ना ही आपकी कंपल्शन बची। आपके हाथ में पैसे हैं, आप निवेश करना चाहे निवेश करें, आप एलआईसी की पॉलिसी लेना चाहे पॉलिसी ले लें, आप अगर प्रोविडेंट फंड अपना ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो कंट्रीब्यूट कर लें। तो सरकार, टैक्स पेयर के एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी कहीं आवश्यकता नहीं है। वो आपको सीधे 4, 8, 12 के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर ले। तो जी दोनों तरफ से आसान हो गया, जो टैक्स कलेक्टर को भी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि भाई उनको पता है कि ये इनकम पे कोई छूट नहीं है, सीधा कैलकुलेट करना है। आपको भी पता है कि इनकम के ऊपर टैक्स देना है, खर्चे जी पे टैक्स नहीं। जी सर, एक मेरा सवाल है कि जैसे मान लीजिए मेरी इनकम 12 लाख है, तो वो तो टैक्स फ्री है, 15 लाख तक भी इतना टैक्स है। लेकिन ऐसा भी कुछ कन्फ्यूजन है लोगों के मन में कि अगर जिसकी सैलरी ज़्यादा है, मान लीजिए 20 लाख से ऊपर है, 30 लाख से ऊपर है, तो उनके लिए न्यू रिजीम फ़ायदेमंद नहीं है, ओल्ड रिजीम फ़ायदेमंद है। आपका इस पर क्या कहना है सर? देखिए, अगर वो अपना कोई भी व्यक्ति कैलकुलेशन करके देख ले, जी अब जो नए रजीम के जो
स्लैब आए हैं 4, 8, 12, 16 में, हर व्यक्ति को इसका एडवांटेज आएगा। जी। सिर्फ एक मैंने जो केसेस बताए, 2 केसेस जो मेरी नज़रों में, जो मैं एज ए टैक्स कंसल्टेंट समझ सकता हूँ कि आपको कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है, इंटरेस्ट वगैरह, इनकम हाउस प्रॉपर्टी वगैरह में लॉसेज वगैरह आ रहे हैं, वो जी। अगर ट्रांजेक्शन आपको तंग कर रही है, लॉसेज आ रहे हैं, तो आपका हो सकता है कि ओल्ड रजीम में एडवांटेज आ जाए, क्योंकि नए रजीम में वो बेनिफिट नहीं दिया गया। तो बाकी कहीं भी किसी भी तरह से आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन है। चाहे वो इनकम 20 लाख है, चाहे 25 लाख है, चाहे 35 लाख है, हर एक को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टैक्स में बेनिफिट आएगा। ऑनलाइन आज की डेट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, यूटिलिटी इनकम टैक्स पोर्टल पे भी अवेलेबल है। आप जी। अपनी फिगर ओल्ड रजीम में और न्यू रजीम में दोनों भर के चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि किसमें आपको एडवांटेज नजर आ रहा है।